वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और हम यूपीपीएससी मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये बाइलिंगुअल हैं, आप हिंदी माध्यम के हो या इंग्लिश माध्यम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे एग्जाम में आंसर्स लिखे जाते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको चैनल से संबंधित सारे अपडेट्स टाइमली मिल जाएंगे। राइट, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट हुआ करे क्वेश्चन से संबंधित तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करिए। मैं प्रयास करूँगी आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने का। कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जा रहा है तो आपको पता है इंट्रोडक्शन दिया जाता है, फिर बीच में बॉडी पार्ट होता है और फिर कंक्लूजन होता है। हम GS 1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले हम ट्राई करेंगे कि हम सीक्वेंस में चलें। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है, फिर हम देखेंगे हमारा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है, एनालाइज द रोल played by socio-religious reform movement in the 19th century in preparing the country for the freedom struggle। देखिए, जो 19वीं शताब्दी में ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, तो इसने कैसी भूमिका निभाई थी, इसकी क्या भूमिका थी स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों को तैयार करने में, इसको हमें एनालाइज करना है। एनालाइज जब लिखा है तो इसका मतलब हमको उसका थोड़ा सा जो परिणाम है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स बताने का प्रयास करना है। ठीक है, तो सिर्फ आप ये नहीं कह देंगे कि बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी, इसने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई और लोग एकदम जागरूक हो गए। जो इसके शॉर्टकमिंग्स थे, ड्रॉबैक्स थे, उनको भी आप मेंशन करेंगे। राइट, तो इंट्रोडक्शन हमारा कैसा होगा? इंट्रोडक्शन में हम पहले बताएंगे कि ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी क्या। ठीक है, और इसने क्या किया, इसके कौन से रिफॉर्मर्स थे, तो थोड़ा सा इस मूवमेंट के बारे में बताएंगे। तो ये क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ जो थे, इन्होंने नई अवेकनिंग को जन्म दिया था 19वीं शताब्दी में। और ये जो मूवमेंट थी इसने सोसाइटी में कई सारे जो इल्स थे, कई सारे जो इविल्स प्रिविलेंट थे, जैसे कि रिलीजियस सुपरस्टिशन था, कास्ट डिस्टिंक्शंस थे, विमेन की घटती पोजीशन थी, इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया। और इसके कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स का नाम भी बता सकते हैं आप, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय थे, दयानंद सरस्वती थे, सर सैयद अहमद खान थे। इन लोगों ने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता है। राइट, फिर क्या करेंगे, फिर हमारा बॉडी पार्ट में हम बताएंगे जो पूछा गया है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थी ये क्या थी, बेसिकली कल्चरल आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल था। ठीक है, इस मूवमेंट ने ये जो स्ट्रगल था, कल्चरल आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, ये प्रदर्शित किससे हुआ था, हमारे इस रिफॉर्म मूवमेंट से। ठीक है, और ये एक इंटीग्रल पार्ट बना हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। एक इसने पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे निभाई, अब उन पॉइंट्स को हम लिखेंगे। जो हमारी देश में लोग अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे थे, लो सेल्फ स्टीम थी, तो उसमें उसको बदलने में काफ़ी मदद किया इस रिफॉर्म मूवमेंट ने। कैसे, क्योंकि जो रिच कल्चरल हेरिटेज था उनके बारे में लोगों को पता चला, जैसे दयानंद सरस्वती ने वेदों के बारे में बताया। तो ऐसे आप एग्जाम्पल्स भी आंसर में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन आप एग्जाम्पल लिखकर भी पॉइंट्स को अपना एनहांस कर सकते हैं अपने आंसर को। तो जैसे आप यहाँ पर रिच कल्चरल हेरिटेज का लिखेंगे तो आप लिख देंगे एग्जाम्पल, दयानंद सरस्वती ने जो कहा, स्टेटमेंट दिया कि गो बैक टू वेदास, या क्या और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। और जैसे राजा राम मोहन रॉय जो थे, इन्होंने कहा कि हमारे एंशिएंट पीरियड में ऐसे जो ये ईविल रिचुअल्स थे वो नहीं थे, सती प्रथा नहीं प्रेवलेंट थी। इन्होंने ऐसे एग्जाम्पल को देने की कोशिश करी। इन्होंने मोनोथीज्म के ऊपर एक किताब भी लिखी और उन्होंने मोनोथीज्म पर बल दिया कि एक ही ईश्वर होता है, एक ईश्वरवाद की बात की। तो रिच कल्चरल जो हमारा हेरिटेज था एंशिएंट, उसको एक तरह से ये लोग सामने लेकर आए लोगों के। तो लोगों के अंतर्गत जो लो सेल्फ स्टीम की भावना थी उससे उसका सामना करने में हेल्प मिली। तो लोग थोड़े एक तरह से अपने आप में स्ट्रेंथन हुए। दूसरा पॉइंट क्या है,
दूसरा पॉइंट भी है कि रीगेनिंग देयर लॉस्ट प्राइड, और जब लॉस्ट प्राइड को उन्होंने रीगेन किया तो उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ सकी कि जो इतने स्ट्रॉन्ग ब्रिटिशर्स थे उनके आगे खड़े हो सके। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कैसे पृष्ठभूमि तैयार की थी इस मूवमेंट ने। उसके बाद हम इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स के माध्यम से हम देखते हैं इक्वालिटी और फ्रीडम जैसे जो बातें हैं ये कॉमन मासेस के सामने आई, तो उनको लगा नहीं अब हमको अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए, लड़ना चाहिए। ठीक है, और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये थी कि ये जो मूवमेंट थे ये आइसोलेटेड नहीं थे कि एक तरफ उन्होंने ब्रह्म समाज चला दिया या एक तरफ आर्य समाज चला दिया या कोई अन्य मूवमेंट चला दी, तो ये एक होलिस्टिक नेशनल लेवल पर ये इंटीग्रेटेड थे सब आपस में, इसीलिए इसने लोगों को यूनाइट भी किया। और दूसरी बात ये थी, एक अन्य बात, कि इसने विमेन इमांसिपेशन की बात की कि उस समय पर जो लीडर्स थे सोशल रिफॉर्मर्स में D.K. कर्वे हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने क्या किया, विमेन इमांसिपेशन, महिलाओं की मुक्ति की बात करी कि उनको बंधनों में रखा जा रहा है, उनको मुक्त करो। तो जब महिलाएं मुक्त हुई तो आगे चलकर इन्होंने किस में भूमिका निभाई, इंडियन नेशनल स्ट्रगल में। और सबसे पहली बार स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में हुआ था उसमें हम देखते हैं कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी। ठीक है, ये देखिए पहला हो गया कि इनका नैरो सोशल बेस था, यानी कि जो सामाजिक आधार था वो काफ़ी संकीर्ण था, क्योंकि ये लोग कितने तक लिमिटेड थे, केवल इंटेलेक्चुअल क्लास तक। हमें पता है उस समय पर शिक्षित समाज बहुत सीमित था, बहुत ही कम लोग शिक्षित थे, लेकिन जो इनकी रिफॉर्मर्स की जो बातें थी वो चीज़ों का प्रभाव केवल इंटेलेक्चुअल क्लास ही तक ही सीमित रहा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया, ज़्यादा एम्फेसिस किसको दिया गया, वेदास और हिंदुइज्म पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया। हालांकि सर सैयद अहमद खान के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे थे, अन्य धर्मों में भी सुधार के प्रयास किए गए, लेकिन ज़्यादा एम्फेसिस इन पे रहा, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला कि जो अल्पसंख्यक समूह थे, अन्य जो समूह थे जैसे इस्लाम हो गया, उनमें थोड़ी दूरियां बढ़ी। तो ये एक इसका प्रभाव नेगेटिव में ड्रॉबैक था या शॉर्टकमिंग कह सकते हैं। अन्य बात क्या थी कि अनटचेबिलिटी जैसे जो इविल्स उस समय पर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे उनको समाप्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। साथ में ये लिमिटेड कहाँ तक रहा, अर्बन सेंटर्स तक, जबकि हमको क्या पता है कि भारत कहाँ बसता है, आज भी भारत बसता है गाँवों में। तो उस समय पर तो अलग ही बात थी, और ये जो रिफॉर्मर्स थे इनके प्रयास कहाँ तक लिमिटेड रहे, अर्बन सेंटर्स तक, इसीलिए ये इसके ड्रॉबैक्स थे। तो अब हमने इसको एनालाइज कर लिया है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स देख लिए हैं। तो अब हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूड हमको हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे करना होता है। आप किसी चीज़ को नेगेटिवली उसकी बुराई बताकर उसको कंक्लूड नहीं करेंगे, एक पॉजिटिव नोट पर करेंगे कि हाँ खामियां थी लेकिन फिर भी इसने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। तो इस तरह से हमको थोड़ा कंक्लूड करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जन सामान्य की राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली थी, जिससे अंततः स्वतंत्रता संग्राम के लिए आधार तैयार किया जा सका। ठीक है, तो हमने कमियां बताई लेकिन लिखेंगे ऐसा नहीं था, नेवरदलेस ये जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थे इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी और इसने फ्रीडम स्ट्रगल में के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करने में काफ़ी मदद की। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।